नमस्ते। अपने साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। इस बार का जो पिछला हफ्ता है वो राजनीतिक गतिविधियां और बढ़ती जा रही हैं और उसका केवल मुझे एक कारण लगता है 2024 का इलेक्शन। जी। गाहे बगाहे दोनों तरफ से अपने अपने लोग चीजों को कस रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच में मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। संसद में सिक्योरिटी ब्रीच होता है, उसके बाद 146 सांसद सस्पेंड होते हैं। धनखड़ जी की मिमिक्री उनके उनके कलीग हैं, क्योंकि वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो भी प्रैक्टिस करते हैं। कल्याण बनर्जी साहब उनकी मिमिक्री करते हैं। कई और सांसदों के साथ राहुल गांधी भी उसका अपने कैमरे से वीडियो बना रहे हैं। अब सारा कुछ ये हो गया कि राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं और धनखड़ जी अपने को किसान और जाट बता दिए, उनका अपमान हो रहा है। मोदी जी भी कूद पड़े, वो भी फोन करके उनका हालचाल पूछ रहे हैं, प्रेसिडेंट भी पूछ रही है। तो एक तो मुझे अजीब सी चीज लगी कि इस देश का वाइस प्रेसिडेंट पहले जाट है और फिर ये सब है। मतलब वो अपनी जाट आइडेंटिटी को इतना ज्यादा सीने पे पदक की तरह लगा रहे थे। मैं जरा इस पे समझना चाहूंगा, ये धनखड़ जी इसको क्यों कर रहे हैं और बीजेपी इस तरह से क्यों प्ले कर रही है? इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, काफी कुछ मैं विभिन्न मीडिया मंचों पे कह भी चुका हूँ। लेकिन जो खास बात है जिसको हम लोगों को रेखांकित करना चाहिए, पहले तो ये देख लीजिए कि जिन टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने उनकी मिमिक्री की, उनका और धनखड़ साहब के संबंधों का एक इतिहास है। उस इतिहास पर हम लोग जरा गौर कर लें। जब वो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे तो कल्याण बनर्जी के साथ में उनकी लगातार जद्दोजहद चलती रहती थी। धनखड़ साहब पूरी कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कर भी दिया। उन्होंने राजभवन को सत्ता का समांतर केंद्र बना दिया और वो ममता बनर्जी के खिलाफ केंद्र के प्रतिनिधि बनकर, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बनकर खड़े हुए थे। और कल्याण बनर्जी तब उनकी डोज मिमिक्री करते थे वहां पर। और कल्याण बनर्जी ने एक बार तो उन्हें ब्लड सकर, खून चूसने वाला तक करार दिया। इसके बाद में कल्याण बनर्जी ने इस साफ तौर पे कहा कि ये यहाँ पे ड्रामेबाजी ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इन्हें केंद्र में कोई और बड़ा पद मिल सके। और दरअसल वो हुआ भी। तब कभी भी धनखड़ साहब ने ये नहीं कहा कि कल्याण बनर्जी उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। तब उनका कभी भी आत्मसम्मान जो है वो उसको उसको ठेस नहीं लगी। राज्यपाल के तो सारे काम जो कल्याण बनर्जी ने यहीं आया किए हैं वो वहां भी किए थे और बार बार किए थे। इसके बावजूद कभी भी उनके आत्मसम्मान को वहां ठेस नहीं लगी। यहां उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं लगी है, बल्कि दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी जो पूरे राजनीतिक बहस को, मुद्दे को जो स्पिन देना चाहती थी, उस स्पिन में उन्होंने अपना योगदान किया है। भाई जैसे ही कल्याण बनर्जी ने उनकी मिमिक्री की और राहुल गांधी ने उसकी फिल्म बनाई, उसकी वीडियोग्राफी की, वैसे ही ये बात निकल कर आ गई और इस मसले को भाजपा ने इतना तूल दे दिया ताकि सांसदों के निलंबन का मसला जो है वो पृष्ठभूमि में चला जाए। और ये स्पिन दी, सब लोग बिल्कुल नियोजित तरीके से आ गए सामने और विक्टिमहुड ओढ़ लिया। राजनीति में हम जानते हैं कि विक्टिमहुड जो है वो राजनीति में टिके रहने का एक बहुत बड़ा हथकंडा है। नरेंद्र मोदी ने तो उन्हें कितनी गालियां मिलती हैं उसकी वो सूची बनाते रहते हैं। वो भाषणों में बताते हैं कि गालियों की संख्या 95 हो गई, अब 96 हो गई, अब 97 हो गई। कर्नाटक में उन्होंने जनता को पूरी अपनी गालियों की सूची गिनाई भी थी नरेंद्र मोदी ने। और इन्होंने भी फिर विक्टिमहुड ओढ़ लिया। जो विक्टिमहुड उन्होंने कभी राज्यपाल के तौर पे नहीं ओढ़ा था, वो उपराष्ट्रपति के तौर पे ओढ़ लिया। देखिए, बुजुर्गों ने हमें एक बात सिखाई है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। कितनी एक साधारण सी कहावत है, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। इनसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के दो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए थे। हमें वेंकैया नायडू का कार्यकाल भी याद है, हमें भैरों सिंह शेखावत का भी कार्यकाल याद है, हमें वो किस तरह राज्यसभा चलाते थे हमें वो भी याद है, वेंकैया जी किस तरह राज्यसभा चलाते थे वो भी याद है। वो लोग हिंदुत्व की विचारधारा से ज्यादा संस्थागत रूप से जुड़े हुए थे। उनका तो जन्म ही, उनकी राजनीति का जन्म ही हिंदुत्व की विचारधारा में हुआ था। धनखड़ साहब तो दूसरे खेमे से आए हैं। धनखड़ साहब तो भाजपा के ओरिजिनल आदमी है नहीं। तो अब आप सोचिए कि धनखड़ साहब को चाहिए कि एक बार अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखें, अपने आचरण की तुलना वेंकैया नायडू के आचरण से करें, भैरों सिंह शेखावत के आचरण से करें, तो उनके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि गड़बड़ी दरअसल कहां पे है। और बार बार हम सब लोगों को उन्हें याद दिलाना चाहिए कि वो भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति थे। उन्होंने किस तरीके से काम किया, राज्यसभा में किस तरह उन्होंने सांसदों के जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों के रक्षक बन के वो लोग उभरे।
वो लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के बाद में रोजमर्रा की जो राजनीति होती है, उस राजनीति से उन्होंने अपने आप को ऊपर रखा, जबकि धनखड़ साहब उस राजनीति के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता की तरह प्रधानमंत्री के आदेशों पर स्पिन डॉक्टरी करवाने में अपना योगदान देते हुए नजर आते हैं। आप म्यूट हैं। हाँ, मुझे प्रोफेसर साहब हरदम याद आते हैं इस देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। मतलब क्या लेवल था, क्या भारत की धाक थी कि एक कितना बड़ा फिलोसोफर है, कितना बड़ा ज्ञानी आपकी उसमें है, और अब धनखड़ जी। खैर, एक चीज लेकिन इससे रिलेटेड है, ये जो अपने को जाट कर रहे हैं, मुझे मतलब ईमानदारी से मुझे दुख हुआ है जिस तरह से साक्षी मलिक ने रोते हुए संन्यास लिया है, बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री लौटाया है, और ये सबको सामने दिख रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह ने फिर से वापस एक तरह से आ ही गए हैं, उन्हीं के आदमी अध्यक्ष बन गए हैं, और इस पे बीजेपी बिल्कुल साइलेंट है। मतलब ये दुख की बात है इस देश की। जो लोग बीजेपी से हमदर्दी रखते हैं, वो उन लोगों में भी इस बात को लेकर बेचैनी है। वो लोग सोच रहे हैं कि भाई ये बृजभूषण शरण सिंह को इतना सर क्यों चढ़ा रखा था, इतना बड़ा कोई कौन सा ये इनकी वजह से वोट मिलता है। भाजपा उत्तर प्रदेश में बहुत ही शक्तिशाली पार्टी है, बहुत ताकतवर पार्टी है भाजपा। वो जिस दिन बृजभूषण शरण सिंह को ड्रॉप कर देगी, छोड़ देगी, उस दिन इनकी कोई भी औकात नहीं रहेगी। इनको भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं क्यों इतना सिर पे चढ़ा रखा है। और देखिए आप, साक्षी मलिक ने अपने जूते मेज पे रख दिए, और जिस तरह से बजरंग पूनिया ने अपना वो रखा, और बृजेंद्र कुमार, हालांकि वो कांग्रेस के हैं, लेकिन फिर भी उनका जो उनकी टिप्पणी है वो बहुत समझने लायक। उन्होंने कहा जाटों का अपमान हो गया और जाटों को पता ही नहीं। बृजेंद्र सिंह जो मुक्केबाज है बहुत मशहूर, उन्होंने ये कहा है जाटों का अपमान हो गया और जाटों को पता ही नहीं। तो मेरा मानना यह है कि जो पूरी की पूरी रणनीति थी नरेंद्र मोदी की, और जिस रणनीति में राष्ट्रपति महोदय प्यादे की तरह शामिल थे, जाट वाली बात कह के इस रणनीति को थोड़ा सा इन लोगों ने डैमेज भी किया है। क्योंकि जो भाजपा के समर्थक हैं वो भी इसको जाट वाले पहलू से वो सहज नहीं हो पा रहे। उनका मानना है कि ये सब इनको नहीं बोलना चाहिए था। तो ये मामला बुरी तरीके, ये अब एक ऐसा मामला हो गया है कि इसमें एक अविश्वसनीयता आ गई है पूरे के पूरे मामले में, और जो स्पिन वो देना चाहते हैं, अब नई बात उन्होंने ये कहनी शुरू की है कि तो क्योंकि विपक्षी सांसदों ने हमसे खुद कहा, प्रहलाद जोशी ने ये कहा कि आप हमको सस्पेंड कर दीजिए। तो ये सब जो बात आज कह रहे हैं, ये बात उन्हें सबसे पहले कहनी चाहिए थी भाई, कि ये लोग तो खुद ही सस्पेंड होने पर आमादा थे, चाहते थे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, सस्पेंड करना उनकी रणनीति थी, तब तो उन्होंने बात कही नहीं। इस बीच में पूरा ये बेइज्जती वाला मामला भी आ गया, जाट वाला मामला भी आ गया, अब कहा जा रहा है कि वो खुद ही कह रहे थे। तो ये जो पूरा इसमें सरकारी पक्ष जो है वो एक तरह की अविश्वसनीयता का शिकार हो गया। जी, मैं एक चीज बहुत साहब और समझना चाहूंगा, ये सस्पेंशन वाले मामले में लगातार, मतलब ये तो शतक लग गया है लोकसभा में, 46 हो गए हैं राज्यसभा, और रोज किया जा रहा था लोगों को सस्पेंड। नंबर एक। नंबर दो, केवल सस्पेंशन जनरली होता है कोई शाम तक का, आज का कोई, अगर ये पूरे सेशन के लिए। और इसकी एक महीन बात यह है कि ये सेशन खत्म नहीं हुआ है, सैनिटाइज हुआ है। तो मतलब अगर ये सेशन फिर से होता है जिसको बुला सकती है, तो ये लोगों का सस्पेंशन खत्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सेशन खत्म नहीं हुआ है। दूसरा, मैं एक चीज और, मैं प्रोफेसर साहब एक चीज और समझना चाहूंगा। पहली बार सुन रहा हूं कि ये उसकी संसद की गैलरी में नहीं जा सकते हैं, ये उस जगह, मतलब इनको बिल्कुल ये कर दिया गया है कि आप अंदर घुस नहीं सकते हैं। ये तो कुछ अजीब सा माहौल है, ये अजीब सी बात है, इस पे कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। देखिए, इसका एक ही संदेश है, और वो संदेश सीधा का सीधा विपक्षी, गैर भाजपा विपक्ष को सुनना चाहिए। देखिए, भाजपा पंजाब में कोशिश कर रही है कि अकाली दल के साथ उसका कोई गठजोड़ हो जाए। अकेली दम पे क्या वहां पे चुनाव लड़ेगी, क्या हासिल करेगी पंजाब में? अकाली दल की हालत खस्ता है। अभी सुखबीर सिंह बादल ने बेअदबी वाले मसले पर क्षमा मांगी है उन्होंने, जब हम सरकार में थे तो उस मसले पे हम उसके अपराधियों को नहीं पकड़ पाए। हालांकि क्षमा उन्हें बहुत दिन पहले मांग लेनी चाहिए थी। बहरहाल, अकाली दल से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक हों। जो उनकी पत्नी है, जो केंद्र में मंत्री रही हैं, उन्होंने जब संसद से बाहर निकलने पे क्या कहा भाजपा के लिए, ये लोग तो इस भवन को लोकतंत्र का कब्रिस्तान बना देना चाहते हैं। आप सोचिए कि इन्होंने ये करके केवल विपक्ष का ही नुकसान नहीं किया है, इन्होंने अपना भी नुकसान किया है। दूसरा, एक और बात है कि विपक्ष को इसकी वजह से एक सीधा एक संदेश गया है, ब्लंट, खुला संदेश गया है, और वो संदेश ये है कि अगर आपने अभी एकता नहीं की
तो फिर 2024 से लेकर 29 तक का पीरियड आपको सदन की सीढ़ियों पर नारे लगाते हुए गुजारना पड़ेगा और जी, महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे धरना देते हुए आपको गुजारना पड़ेगा। अब ऐसा बार-बार होगा, ये नजीर बन गई है। पीठासीन अधिकारियों का चरित्र क्या है? पीठासीन अधिकारियों की अपनी नैतिकता क्या है? ये देख ही ली है। इन्हीं पीठासीन अधिकारियों का इस्तेमाल करके सांसदों को बार-बार बाहर फेंका जाएगा, उठाकर अपमानित किया जाएगा और एक बार जब उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, मुअत्तल कर दिया जाएगा, तो कहा जाएगा कि ये मामला रूल बुक के मुताबिक हो रहा है। जी, जी, तो लोकतंत्र जो है वो रूल बुक के मातहत चला जाएगा। जो लोकतांत्रिक नैतिकताएँ हैं, वो नैतिकताएँ लोग पूरी तरीके से भूल जाएँगे। यानी जी, एक होता है लेटर और एक होती है स्पिरिट, हैं? कहा जाता है कि लेटर और स्पिरिट दोनों से चलना चाहिए, हैं? यहाँ पर स्पिरिट समाप्त हो जाएगी संविधान की और संसदीय मर्यादाओं की, केवल शब्द रह जाएगा, रूल रह जाएगा और रूल का तो आप जैसा चाहें एक निरंकुश इस्तेमाल कर ही सकते हैं, अगर उसको उसकी स्पिरिट से जुदा कर दिया जाए। ये मैं एक चीज और इसी से रिलेटेड और कह रहा था, हुँ, खास करके इंडिया गठबंधन की बात। मुझे एक चीज में थोड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जो आप कह रहे हैं ना कि गांधी मूर्ति के नीचे या संसद, जो नया आईपीसी सीआरपीसी और ये जो चेंज किया गया है, हुँ। जिसमें राष्ट्रद्रोह को अब हटा के देशद्रोह कर दिया गया है, तो ये सब लोग देशद्रोह की कैटेगरी में आएंगे। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल मेरे आएँगे। ख्याल देर-सवेर यही हाँ, होगा। आप नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा। शुरू में ऐसा नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे बहुत सारी बातें जो हैं, वो देशद्रोह के अब जैसे कि ये कहना है कि ये लोग खुद नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि संसद में जो लोग घुसे, इसको ये लोग मौन समर्थन दे रहे हैं। ये कहा है ना नरेंद्र मोदी ने। तो जब ये बातें इस तरह से बातें कही जाएँगी, तो ये बात कभी भी वो कह देंगे मतलब जो है, कि ये इन्होंने देशद्रोह की सीमा पे ये लोग चले गए। जी, और देखिए आ, जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ताओं ने, मैं भाजपा के प्रवक्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, भाजपा के प्रवक्ता राजनीतिक बात बोलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता होते हैं, तथाकथित संघ विचारक होते हैं, जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, उन्हें टीवी पे बार-बार फ़ील्ड किया जाता है। उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अब निजी बातचीत में कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि जो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरीके से काम-काज चलाती है अपना, मतलब सीपीसी कम्युनिस्ट जी, पार्टी ऑफ चाइना जिस तरीके से कामकाज चलाती है, अब भारत में युग बदल गया है और ऐसी स्थिति आने वाली है जो भारतीय जनता पार्टी सीपीसी की तरीके से इस लोकतंत्र का संचालन करेगी। जी, जी। मैं एक मतलब चीज और सीपीसी का इंडिया स्टाइल यही है कि लोग जो नेता भाषण देता है, वो खुद ही अपने भाषण में ताली बजाता है। जी, जी। मैं फिरोज साहब एक चीज और, ये इंडिया गठबंधन की जो आपने बात कही, ये बिल्कुल तय बात है कि इंडिया गठबंधन को गारा ही नहीं दिया है, सीमेंट और फेविकॉल भी दिया है इस हरकत ने, जिससे वो एक हुँ, जगह रहे। लेकिन मीडिया पूरी तरह से पीछे लगी हुई है कि लालू गुस्सा तो नीतीश जी गुस्सा तो वो उधर चले गए तो ये इधर चले गए। हालांकि जो मीटिंग हुई है वो तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें बहुत रीजनेबल बात हुई। ममता बनर्जी और केजरीवाल, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बोला जाता है, उन्होंने खड़गे जी का नाम प्रपोज किया और शायद वो नाम बिल्कुल सही अगर वैसे सोचिए तो। हालांकि मना कर दिया गया, वो अलग है। केजरीवाल साहब एक चीज लगातार कह रहे हैं कि पंजाब की नेगोशिएशन शुरू कर दीजिए, बातचीत शुरू कर दीजिए, फाइनल जो होगा होगा। और क्योंकि पंजाब ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड है सारी जगहों में, अगर आप देखिए यूपी और दिल्ली और पंजाब में, पंजाब सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो तो वार्ता और की संवाद की बात कर रहे हैं। तो ये इससे भी बीजेपी असहज है क्या कि इंडिया गठबंधन में कुछ हो नहीं रहा है आपस में? 28 लोग पिछले 6-8 महीने से एक जगह हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि एकता बिखर जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात में आनंद महसूस हो रहा होगा कि ये लोग बहुत देर कर रहे हैं। इन लोगों की गति जो है वो बहुत ज़्यादा धीमी है। जितनी ते जब इंडिया गठबंधन बना था, तो हम सब लोगों को उम्मीद थी कि बहुत तेज़ी के साथ ये अपने कदम बढ़ाएँगे और लेकिन इन्होंने सारे काम करने में बहुत देर की। शुरू में 1-2 मीटिंगों तक हम लोग सोचते रहे कि चलिए आपस में कुछ एकमत निकालने में, सहमति निकालने में ना दिक्कत हो रही होगी। लेकिन धीरे-धीरे लगा कि वास्तव में जो पहली मीटिंग में जो बातें की गई थी, जो बहुत ही जेनेरिक किस्म की बातें थी, दरअसल वैसी ही बातें अभी भी की जा रही हैं। इसको फॉरवर्ड मूवमेंट कहते हैं। वो ठोस फॉरवर्ड मूवमेंट विपक्ष की एकता में दिखाई नहीं पड़ा है और इसलिए मीडिया जो कि गोदी मीडिया है उसको उनको अंतर्विरोधों की शक्ल में पेश करने में आसानी हो रही है।
देखिए, जब कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, तब तो फिर दिक्कतें पैदा होंगी ही। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन के सदस्यों के दिमाग में भी तरह-तरह की बातें पैदा होने लगेंगी। जब गतिहीनता होती है, मतलब एक गतिहीनता तो है इनके पूरे जो जो तौर तरीका है उसके अंदर। जैसे अभी तक ये जी, लोग संयोजक क्यों नहीं बना पाए? इसको अटकल के बाजार में उन्होंने रख छोड़ा है। अभी तक ये पंजाब और उत्तर प्रदेश और दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसी जो पेचीदा राज्य हैं, जहाँ पे गठजोड़ करना मुश्किल है, उसमें बातचीत करने के लिए कमेटियाँ क्यों नहीं बना पाए? अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा नंबर 2 भी करेंगे, तब क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें उलझ के रह जाएँगे? क्या होगा? तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की चुनावी तैयारी क्या भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में खर्च होगी, या चुनावी तैयारी भी वो करेंगे, इंडिया गठबंधन की गतिविधियाँ अलग चलेंगी, भारत जोड़ो यात्रा अलग चलती रहेगी? अभी तक का तजुर्बा तो बताता है कि कांग्रेस पार्टी एक बार में एक ही काम कर पाती है। जब भारत जोड़ो यात्रा कर रही थी, तो गुजरात चुनाव को छोड़ दिया था। उसके बाद में जब विधानसभाओं के चुनावों की मुहिम चल रही थी, तो इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया। अब भारत जोड़ो यात्रा फिर शुरू हो रही है, तो क्या चीज़ छूटेगी, क्या चीज़ वो करेंगे? तो ये तजुर्बा तो यही कहता है ना कि कांग्रेस एक बार में कई काम नहीं कर पा रही है। इस जी, प्रकार की क्षमता उसने अभी तक प्रदर्शित नहीं की है। तो जी। ये अगर अगर साथ में इंडिया गठबंधन का काम भी चलता रहे और साथ में कांग्रेस कार्यकर्ता अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की तैयारियां भी करते रहें, फिर भारत जोड़ो यात्रा बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन करेगी इनकी राजनीति। जी। मैं तो प्रो साहब इस उसका हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा बजाय कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का इवेंट हो जाना चाहिए और वो इंडिया गठबंधन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसको ड्राइव करे बजाय कांग्रेस के। और तो इनकी 28 तारीख की जो नागपुर की रैली है, उसको भी इंडिया गठबंधन का इवेंट बना देना चाहिए। हाँ जी, 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 अब कुछ भी इन्हें पार्टी के तौर पे, अब जैसे दिल्ली में जो जंतर मंतर पे ये कर रहे थे, आप सोचिए, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इवेंट था, उसको अरविंदर सिंह लवली लीड कर रहे थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। वही आगे बढ़कर नारेबाजी कर रहे थे, ज्यादातर वहां पे कांग्रेस कार्यकर्ता ही दिख रहे थे, कुछ टोकन टोकन जो उपस्थिति वो राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के संगठन की थी, कुछ सीपीआई की थी, लेकिन बाकी सब कांग्रेस कार्यकर्ता थे। दिल्ली में सबसे बड़ी ताकत है आम आदमी पार्टी। उसके पास बड़े जबरदस्त एक्टिविस्ट और कार्यकर्ता हैं। भीड़ जुटाने में उनको एक खास तरह की महारत है, आंदोलन करने में उनको एक खास तरह की महारत है, नारेबाजी में उनको एक खास तरह की महारत है। अगर इन्होंने इस इस पूरे मामले को, जो इंडिया गठबंधन की जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, उनके बीच में बांटा होता कि भाई तृणमूल कांग्रेस कलकत्ता में करेगी, डीएमके उसको चेन्नई में करेगी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी उसमें आगे रहेगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी करेगी। अगर ये उन्होंने इस तरह किया होता, तो ये प्रदर्शन जो एक तरह से सांकेतिक लग रहा था, बहुत ही प्रभावी होता और वास्तव में जी, सारे देश में आंदोलन होता। ये कर जी, पा ये अभी भी अपनी शक्तियों का कैसे इस्तेमाल किया जाए और सारे देश में उसका कैसे प्रभाव जाए, ये नमूना इन्होंने नहीं दिखाया है। जी, जी। मैं एक जरा इस पे भी बात कर लूँ, ये राम जन्मभूमि पे बड़ा वो हो रहा है। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट खुल रहा है। मेरे मेरे 2-3 सवाल एक साथ मैं कर दे रहा हूँ। चंपत राय साहब एक अजीब-सा स्टेटमेंट देते हैं कि अडवाणी जी को बुलाया है, मुरली मनोहर जोशी को बुलाया, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन वो नहीं आना चाहिए, उनको नहीं आना चाहिए। वो अजीब-सा वो अपमान कर रहे हैं कि निमंत्रण दे रहे हैं, समझ में नहीं आया। दूसरा काम, वो जाके खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी को भी बुला लिया जाता है। हुँ, तीसरा जो मुझे एक चीज अभी भी नहीं समझ में आ रही है कि ये सरकारी कमिटी है, इसको हुँ, संसद ने बनाया है। इसमें ये जो अभी आ रहा है कि वहां पे 3 लोग बोलेंगे, 3 लोगों का उद्बोधन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का और मोहन भागवत जी का। हुँ, मैं मोहन भाग मतलब योगी जी भाई चीफ मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। मोहन हुँ। भागवत जी वहां क्या करेंगे और क्या बोलेंगे, किस ये जरा मतलब ये आरएसएस जिस तरह से इसको कब्जा कर ली है और ये पूरा इवेंट, अब हालांकि सरकार को इसमें तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी भाई इसमें ये आनंद जी, दोनों। मेरा कहना ये है कि अब आप मोहन भागवत या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक, वो कोई भी हों, मोहन भागवत अभी हैं, कुछ दिन बाद नहीं रहेंगे, नया व्यक्ति सरसंघचालक बनेगा। आप उनको भारत का अघोषित राष्ट्रपति मान के चलिए। आप ये मान के चलिए कि ये राष्ट्रपति चुने हुए राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन दरअसल इनकी हैसियत राष्ट्रपति से कम नहीं है। और हो भी सकता है कि इसी तरीके से एक राष्ट्र नायक के तौर पर या राष्ट्र के प्रमुख मार्गदर्शक के तौर पर इनको एक औपचारिक किस्म की पदवी भी भेंट कर दी जाए।
क्योंकि अब देखिए ना, जब वो विज्ञान भवन में सारे देश को संबोधित करते हैं या और कुछ करते हैं, बोलते हैं, विजयदशमी पे बोलते हैं, तो उसी तरीके से मीडिया में भी उन सवालों के ऊपर चर्चा होती है, ऐसे कि वो देश के नाम संदेश दे रहे हो। वो केवल स्वयंसेवकों के नाम संदेश नहीं देते, वो पूरे हिंदू समाज को संदेश नहीं, हिंदू समाज को नहीं, पूरे देश के नाम संदेश देते हैं। तो राष्ट्र के शिखर पे वो बैठे हुए हैं। वो अब जो जैसी स्थिति बन गई है, उसमें वो राष्ट्र के शिखर पे बैठे हुए हैं और देश के अगर औपचारिक रूप से राष्ट्रपति नहीं है, तो प्रमुख मार्गदर्शक तो वो हैं ही। और इसी रूप में उनको हर जगह पेश किया जाएगा। राम मंदिर पे अगर उनका व्याख्यान नहीं होगा, तो ये माना जाएगा कि मोदी जी ने पूरे मसले को हाईजैक कर लिया। तो वहां तो उनका व्याख्यान होना बहुत जरूरी है, उनकी राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो। जी। नहीं, और प्रो साहब उसपे भी जरा एक आपसे टिप्पणी ले लें। मतलब जिस कमेटी के पराशरण जी जो 96 साल के हैं, जिसके मेंबर हैं, वो कमेटी कह रही है दूसरे से कि बुढ़े हो गए हो, आना मत, तबीयत ठीक नहीं है। मतलब ये मुझे अजीब सा वो लगा। मैं उसपे भी एक टिप्पणी ले लूं। ये अडवाणी जी और उनको इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने की क्या जरूरत थी? देखिए, ये लोग, एक तो इन लोगों की जो भी बातचीत होती है, उसमें इनकी सत्ता का अहंकार बहुत जबरदस्त रूप से झलकता है। और उस अहंकार का जो प्रभाव है, जो नकारात्मक प्रभाव है, वो उनके अपने बुजुर्गों पर भी होता है। अब मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी तो इनकी पार्टी के बुजुर्ग हैं ना भाई। उनका सम्मान करने में, साल में 1 या 2 बार उनका सम्मान करने में इनका क्या जाता है? लेकिन वो सम्मान भी वो लोग ठीक से नहीं करना चाहते। क्योंकि जब चंपत राय ने नरेंद्र मोदी को विष्णु भगवान का अवतार घोषित कर दिया, देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी कभी विष्णु भगवान का अवतार घोषित नहीं किया गया। लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के बहुत शक्तिशाली नेता थे। एक बार प्रमोद महाजन ने कहा था कि जब अटल जी का और आडवाणी जी का फोन आता है, तो हम लोग कुर्सी से खड़े हो जाते हैं फोन रिसीव करने के लिए। हालांकि वो देख नहीं रहे होते, वो तो फोन पे बात कर रहे होते हैं। मतलब इतना ज्यादा सम्मान था इन लोगों का कि प्रमोद महाजन जैसा आदमी कुर्सी से कुर्सी खड़े होकर उनके फोन पे बातचीत करता था। इतनी इज्जत थी इन दोनों की, तब भी उनको कभी भी विष्णु भगवान का अवतार घोषित नहीं किया गया। चंपत राय ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, मुझे तो पक्का यकीन है कि 2024 का चुनाव अगर भाजपा ने जीत लिया, तो नरेंद्र मोदी की जगह जगह मंदिर बनना शुरू हो जाएंगे और बाकायदा योजना बना के मंदिर बनाए जाएंगे। हर मंदिरों के बाहर सेल्फी पॉइंट होगा, मंदिर में अन्य देवी देवताओं के साथ में नरेंद्र मोदी की प्रतिमा भी स्थापित होगी। तो ये सारा के सारा होने वाला है इस देश में। तमिलनाडु में वैसे भी फिल्म स्टार पॉलिटिशियंस के मंदिर वगैरह बनते रहे हैं और मायावती ने भी तकरीबन अपने मंदिर ही से ही बना दिए हैं अपनी मूर्तियां लगवाकर। अब नरेंद्र मोदी का ये काम जबरदस्त रूप से होने वाला है। हम लोगों को इसके लिए दिमागी तौर पर तैयार होना चाहिए। और अगर हम लोग इन मंदिरों का विरोध वगैरह करेंगे, तो हम लोगों को नास्तिक वास्तिक करार दिया जाएगा। हम लोग, नरेंद्र मोदी में जो देवत्व की आभा प्रकट हो रही है, उस आभा को हम माना जाएगा कि हम लोग जो है वो नासमझ लोग हैं, हमारे पास वो आंखें नहीं है जो हम इस देवत्व की आभा के दर्शन कर पाए। तो ये सब होने वाला है इस देश में। जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को उनके समर्थक सीपीसी के तौर पर देख रहे हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के तौर पर देख रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बात कहां से कहां पहुंचेगी। फिरोज साहब, ये होने वाला नहीं, ये हो रहा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। हम लोगों को लगा जब स्टेडियम का नाम वल्लभ भाई पटेल की जगह मोदी जी ने अपने नाम से करा लिया था, ठीक है। अभी आपको अगर याद हो, 2-4 दिन पहले बनारस में नमो घाट का उद्घाटन हुआ है। वो शुरू हो चुका है, वो होने वाला नमो घाट। मतलब अब नमो घाट इन्होंने खुद ही उद्घाटन भी कर दिया, नमो घाट का। और अपने मंदिरों का भी उद्घाटन यही करेंगे। ये केवल अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, इनके नाम पे जो मंदिर वगैरह बनेंगे ना, और उसमें बड़ा कारपोरेट पूंजी अपना अनुदान देगी, उन अनुदान से मंदिर बनाए जाएंगे। और वो आप देखिएगा, ये खुद अपने मंदिरों का उद्घाटन करने आएंगे। ये सब नजारे हम लोगों को इसी योनि में, इसी जन्म में देखने को मिलेंगे। हाँ, और एक और चीज, मतलब मैं दर्शकों को याद दिला दूं, केवल मोदी जी के नहीं, गोडसे के मंदिर तो शुरू ही हो गए हैं। गोडसे के मंदिर भी अगर और ज्यादा कस के हो जाएंगे तो कोई अचंभा नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं फिर एक बात पे अभी अटका हुआ हूं थोड़ी। ये समझ में आता है कि जो मेरी समझ में आया कि अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को ना बुलाने का कारण यह है कि वो उस फोटो का थोड़ा स्पेस का डर था कि कहीं उनके पास ना चली जाए। लेकिन सोनिया गांधी को अगर बुला लिया, और अगर सोनिया गांधी पहुंचती हैं, तो वो कोई भी मीडिया हो, वो सरकारी हो, असली हो, नकली हो, अच्छा हो, बुरा,
उसको उस फोटो का कोई स्पेस, कोई कोना तो सोनिया गांधी ले ही जाएंगी, तो उनको नहीं बुलाने की मिलेगा, गलती। नहीं मिलेगा, मेरा मानना है नहीं मिलेगा। वो नीचे ऑडियंस में बैठेंगी और इसके अलावा उनको कोई बोलने का कोई मौका नहीं मिलेगा सोनिया गांधी को, और ना उन्हें कोई प्रधानमंत्री का जो फोटो फ्रेम होगा उसमें आने का उन्हें मौका मिलेगा। हाँ, प्रधानमंत्री में अचानक कुछ उदारता के जीवाणु पैदा हो जाए तो बात दूसरी है। वो खुद ही ये योजना बना लें, भाई चलो विपक्ष की नेता है इतनी बड़ी, इनके साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अगर ये भी बगल में बैठी होंगी या फोटो फ्रेम में आ जाएंगी तो प्राण प्रतिष्ठा का महत्व ज्यादा हो जाएगा, उसकी वैधता में चार चांद लग जाएंगे। अगर वो खुद ये तय करते हैं रणनीतिक लिहाज से तो ही होगा। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि वो इस तरह की कोई गुंजाइश किसी के लिए छोड़ेंगे। जी, प्रधानमंत्री मैं वही हैं एक जिन्होंने जुकरबर्ग को धक्का दे दिया था, याद करिए, अपने फोटो फ्रेम से जी, बाहर जी, निकालने के। जी, जी। मैं एक चीज जरा प्रोफेसर साहब खत्म करने से पहले आपसे इसलिए पूछ लूं, आज सुबह ही आया है मैक्रो साहब को ये फिर से बुलाए हैं फ्रांस के जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमारे मतलब 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड के मुख्य अतिथि होंगे। और फ्रांस का हिंदुस्तान में छठी बार कोई व्यक्ति आ रहा है मुख्य अतिथि होके, सबसे ज्यादा बार फ्रांस के ही लोग आए हैं इसके लिए। और ये साफ है कि बाइडेन साहब ने, उसमें है ही, बाइडेन ने मना कर दिया मैं नहीं आऊंगा, उधर सुनाक जी ने मना कर दिया। ये अब मैक्रो साहब तो भाई ये राफेल आप खरीद रहे हैं, आओगे कैसे नहीं, तो आना तो पड़ेगा ही। ये लार्जर देखिए, पिक्चर अगर अमेरिका आप से इनके संबंध सांसद में पड़ गए हैं। ये जी अमेरिका से इनके संबंध सांसद में पड़ गए हैं। ब्रिटेन से भी इनके संबंध अब उतने अच्छे नहीं रह गए हैं। ये अंदर अंदर खाने की बात नहीं, सब लोग उस बात को समझते हैं। मतलब प्रधानमंत्री को खुद बयान देना पड़ता है कि पन्नू वाले मामले में हम जितने हमें सबूत दिए जा रहे हैं उन सबूतों पे हम गौर करेंगे और इससे अमेरिका के साथ हमारे संबंधों पे असर नहीं पड़ेगा। ये बात क्यों कहनी पड़ती है? इसीलिए कहनी पड़ती है कि अब वो बात नहीं रही। दूसरे बाइडेन साहब तो वहां भी अपनी दिक्कतों में फंसे हुए हैं काफी, अमेरिका में। जी और ब्रिटेन से भी इनके संबंध उतने अच्छे नहीं है। ऋषि सुनक चूंकि भारतीय मूल के हैं, इसलिए वो बिल्कुल नहीं दिखना चाहते कि वो भारत के प्रति बिल्कुल नरम है। मतलब जो है, अगर कोई अंग्रेज होता प्रधानमंत्री तो वो भारत के प्रति नरम दिखना अफोर्ड कर सकता था। मतलब ऋषि सुनक तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो तो अपने आप को अंग्रेजों जी से भी ज्यादा अंग्रेज के रूप में दिखाना चाहेंगे। तो ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो ज्यादा अच्छे रिप्लेसमेंट हैं इनके लिए, जो उन्हें मिल गए हैं, आसानी के साथ उपलब्ध हैं। तो वो तीसरी प्राथमिकता के हैं और उनको इसीलिए बुलाया जा रहा है। नहीं, मुझे तो, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, मुझे तो साफ है कि वो केवल क्योंकि हम लोग इतना बड़ा सौदा किए हैं, उस वो भी एक बड़ा कारण है। मैं अंतिम प्रश्न चलते चलते, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अभी एक रिपोर्ट एशियन पोर्टल फॉर टेररिज्म है, एक कोई सिंगापुर से वो ऑपरेट होता है वो पोर्टल, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल। वो रोज मतलब वो बिल्कुल मॉनिटर करता है कहाँ टेररिज्म हो रहा है, कितने लोग मारे गए, कितना सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए। एक अजीब सी चीज मैंने देखी, जो उसकी लेटेस्ट वो है कि 2023 में भारत में सुरक्षा सेनाओं और आतंकी जो मुठभेड़ है, इसके 10-12 इंसिडेंट हो चुके हैं, जबकि 22 में 2 हुए थे, 21 में एक आध हुआ था। मतलब एक आध दो होते थे। इधर बाढ़ आ गई है। और मुझे फिर राहत इंदौरी का वो शेर याद आता है कि जब वो कहते हैं ना कि सरहद पर कुछ तनाव है, क्या वहां चुनाव है, कुछ इस तरह का उनका था। मुझे एक वो बार बार लगता है कि इतने ज्यादा आतंकी वो एकदम से क्यों शुरू हो गया है, पुंछ, राजौरी, यहाँ वहां। देखिए, ये जो अभी कश्मीर में सेना के ऊपर आतंकवादी हमले की घटना हुई है, इसमें बहुत सी बातें छिपाई जा रही हैं इसके अंदर, और हम लोग जानते हैं वो बातें कौन सी हैं। सारे पत्रकार कहते हैं ये वहां पे हुआ, जिस बेदर्दी के साथ में उनका जिस तरह अंग भंग किया गया वगैरह सैनिकों का, वो सब बहुत सी बातें जो है ना, वो सब सेना का भी मानना है उनको नहीं दिखाया जाना चाहिए, उनके बारे में मीडिया में चर्चा नहीं की जानी चाहिए, इसलिए मीडिया में उनके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। देखिए, ये चीज कहाँ जाकर रुकेगी, और अगले 2 महीने में, जनवरी और फरवरी में, मार्च में तो चुनाव घोषित ही हो जाएंगे, तो अगले 2 महीने में ये मसला क्या रूप लेगा, कहां पहुंचेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोगों को केवल धड़कते हुए आशंकाग्रस्त हृदय से बस परिस्थिति का आकलन कर पाने के अलावा हमारे सामने और कोई चारा नहीं है। मसला बहुत ही नाजुक है। इसमें फौज का मसला भी इसमें शामिल रहता है, साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न भी इसमें शामिल रहता है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सरकार जो कहती है वो अंतिम बात होती है, आप उसमें मीन मेख नहीं निकाल सकते।
अगर आप मीन मेघ निकालेंगे तो फिर आप दूसरे हमले के शिकार होंगे। फिर तो आपको गद्दार और देशद्रोही वगैरह सब करार दिया जाएगा। तो वो बहुत ही एक ऐसा मसला है, जिसमें दरअसल मीडिया के आलोचकों की ज़बान बंद जाती है और सब लोगों के हाथ बंध जाते हैं। तो ये कहाँ जाएगा मसला, मैं नहीं कह सकता इसके अंदर। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रो साहब बात करने के लिए। अगले हफ्ते फिर नए चीज़ों के साथ फिर से आपसे बातचीत होगी। थैंक यू सो मच। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।